हम जब साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वर्ड का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स टीचिंग एथलीट्स नीड बेस्ड साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ जो सब एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो यह है कि नीड बेस्ड साइकोलॉजिकल स्किल्स। नीड बेस्ड साइकोलॉजिकल स्किल्स का क्या मतलब हुआ कि एथलीट को जिन साइकोलॉजिकल स्किल्स की आवश्यकता है वो साइकोलॉजिकल स्किल्स एथलीट को सिखाई जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एथलीट जैसे जैसे हमारे डिफरेंट लेवल के होते हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की हो जाती है। जैसे कि अगर हम ग्रास रूट लेवल के एथलीट की बात कर रहे हैं, बिगिनर ग्रास रूट लेवल के एथलीट की बात कर रहे हैं, तो वहां यह हो सकता है कि अटेंशन स्किल जो है उसको उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसकी जो एंजाइटी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वहां पर हम इन साइकोलॉजिकल स्किल्स पर काम करेंगे। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट लेवल के एथलीट की बात कर रहे हैं जो एक लेवल तक खेल चुका है, तो वहां पर हो सकता है कि हम एराउजल रेगुलेशन के बारे में बात करें कि कैसे जो मतलब एराउजल रेगुलेशन का मतलब एग्रेशन हो गया और दूसरे जो पैरामीटर्स हो गए एग्रेशन रिलेटेड पैरामीटर्स, तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा अब अटेंशन का भी मतलब जैसे हम टीम गेम्स में जाते हैं तो अटेंशन एक सिंपल वर्ड नहीं बल्कि अटेंशन के कई टाइप्स हो जाते हैं। हम फोकस्ड अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, साइमल्टेनियस अटेंशन, तो अटेंशन की ट्रेनिंग भी जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है एथलीट के लेवल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जब हम एलीट लेवल पे जाते हैं तो एलीट लेवल पे क्या हो जाता है कि हो सकता है कि हमारा जो एलीट एथलीट है जो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज ऑलरेडी हैं। अब हमको काम करना है, आप लोगों ने शायद वर्ड सुना होगा मेंटल टफनेस के ऊपर, है ना, कि कैसे खिलाड़ी जो है उसके ऊपर सिचुएशन का इफेक्ट ना पड़े और वो अपना नेचुरल गेम जो है वो परफॉर्म कर पाए। तो हम मेंटल टफनेस की बात करते हैं। खिलाड़ी का करियर एक लेवल तक आगे जा चुका है, कहीं जीता है कहीं हारा है, हमको उसको और आगे बढ़ाना है, तो बर्नआउट के पर बात कर सकते हैं हम। एथलीट की जो नई मतलब परफॉर्मेंस को और आगे बढ़ाने के लिए जो मोटिवेशनल टेक्निक्स होती हैं, मोटिवेशनल टेक्निक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि हर लेवल के एथलीट को जो है, हर लेवल के एथलीट को अलग अलग साइकोलॉजिकल स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का क्या मतलब हुआ कि हम एथलीट को उसकी जरूरत के हिसाब से साइकोलॉजिकल स्किल्स सिखाएंगे फॉर मेंटल सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, जिससे वो क्या करेगा, मेंटल सेल्फ रेगुलेशन, अपना जो दिमागी कंट्रोल, अपने आप को दिमागी रूप से कंट्रोल कर पाएगा, है ना, अपने आप को दिमागी रूप से कंट्रोल कर पाएगा प्रायर टू, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंपटीशन, कंपटीशन के पहले, कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन के बाद। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो वर्ड हुआ इसका यह मतलब हुआ कि इसके अंदर एथलीट्स को जो है वह उनकी आवश्यकता की साइकोलॉजिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे कि वह अपने आप को दिमागी रूप से तैयार कर पाए, और यह ट्रेनिंग जो है वह बिफोर कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन और आफ्टर कंपटीशन 3 फेजेस में होती है। ठीक है, तो अब आप लोग साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मनोवैज्ञानिक तैयारी का मतलब समझ गए होंगे कि एथलीट को जो है उसकी आवश्यकता की साइकोलॉजिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं जिससे कि वह अपने आप को दिमागी रूप से तैयार कर पाए, और यह ट्रेनिंग जो है वो बिफोर कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन और आफ्टर कंपटीशन 3 फेजेस में की जाती है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे नीचे बताया, जैसा मैंने बताया वैसे नीचे उसके हिसाब से एक टेबल बनी हुई है, प्री कंपटीशन फेज, कंपटीशन फेज एंड पोस्ट कंपटीशन फेज। तो 3 फेजेस में साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो है वह करी जाएगी। प्री कंपटीशन फेज के अंदर 2 स्टेजेज आती हैं, एक है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, दूसरी है शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन। कंपटीशन फेज में भी 2 स्टेजेस आती हैं, प्री गेम प्रिपरेशन, स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन मैच प्रिपरेशन, और पोस्ट कंपटीशन में ड्यूरिंग द कंपटीशन एंड आफ्टर द कंपटीशन ऑफ मैच। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्री कंपटीशन फेज में एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होगी, एक शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन होगी। कंपटीशन फेज में गेम के जस्ट पहले प्रिपरेशन होगी और गेम के लिए प्रिपरेशन होगी। कंपटीशन के बाद के फेज में क्या होगा कि कंपटीशन के तुरंत बाद की प्रिपरेशन होगी और थोड़े टाइम बाद की साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो हम साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन जो है वह इन फेजेस में बांट करके करेंगे। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ये है क्या। तो
फेज 1 आता है, प्री कंपटीशन फेज, जो हमने प्री कंपटीशन फेज की बात करी। और प्री कंपटीशन फेज में हमने क्या कहा, पहला था स्टेज 1 लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन। अब ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन क्या होता है, आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि यह ट्रेनिंग पीरियड में होने वाली जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है, यह वह है जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन जो हम ट्रेनिंग पीरियड में करते हैं, वह लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजों का हमको ख्याल रखने की जरूरत है, इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वह है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटर्स एज दे पुश एंड पुल द प्लेयर्स टुवर्ड्स हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि गोल्स एक ऐसी चीज है, गोल्स एक ऐसी चीज है, एथलीट के जो गोल्स हैं वो एक ऐसी चीज है जो कि उसको पुश करते रहते हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट के लिए, मोटिवेटर्स होते हैं। जो हम कहते हैं ना कि मोटिवेशन एथलीट के अंदर कहां से लाएं, कैसे मोटिवेशन आएगा, तो मोटिवेशन लाने का जो सबसे बेसिक तरीका है वह तरीका है गोल सेट कर, ठीक है, गोल सेट कर। मोटिवेशन लाने का, एथलीट के अंदर मोटिवेशन डालने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वह है कि उसको गोल सेट करके देना, क्योंकि गोल्स ही जो होते हैं, जब एथलीट अपने गोल्स को अचीव करता है तो उससे उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है। उसको यह लगता है कि मैंने ये गोल था, इसको पूरा कर लिया, अब मैं अगले गोल को भी पूरा कर लूंगा, तो ही फील्स मोटिवेटेड, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल शुड बी सेट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, गोल को भी हमको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में सेट करना है। इसका क्या मतलब हुआ, लॉन्ग टर्म गोल, जैसे मान लीजिए कि हमने एक एथलीट के लिए डिसाइड किया है कि यह हमारा एथलीट जो है यह नेशनल में मेडल, इसको नेशनल में मेडल आना है, ठीक है, नेशनल में मेडल आना है, ठीक है। अब नेशनल में मेडल आना, मान लो नेशनल आपका 1 साल के बाद है, 1 साल के बाद है, या आप उसके आगे वाले नेशनल को देख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म एथलीट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि एथलीट अभी हमारा जो है बेसिक लेवल पर है और यह जो है डेवलप होते होते 2 साल के बाद जो है हम इसको नेशनल पर मेडलिस्ट बनता देख सकते हैं, ठीक है। तो यह हुआ लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि जब हम ये प्लान कर रहे हैं कि ये नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट बनेगा, तो नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट बनने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, हमारे एथलीट का स्टेमिना कैसा होना चाहिए, हमारे एथलीट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, एजिलिटी कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यह शॉर्ट टर्म गोल्स बन जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी शॉर्ट टर्म गोल्स बन जाते हैं। क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे हम जिस लेवल की स्ट्रेंथ जनरेट करना चाहते हैं, जिस लेवल की एजिलिटी जनरेट करना चाहते हैं, हमको सबको पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो एथलीट्स इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं उनकी इन सारे पैरामीटर्स का क्या लेवल होता है, बॉडी टाइप कौन सा होता है, बॉडी टाइप कौन सा होता है, आपने एंथ्रोपोमेट्री में भी पढ़ा होगा, एक्टोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, है ना। तो क्या होगा कि जब एथलीट ने शुरू किया है तो उसका बॉडी टाइप हो सकता है एक डिफरेंट टाइप का होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि वह धीरे धीरे इस बॉडी टाइप में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए गोल्स, वेट का गोल होगा, स्टेमिना का गोल होगा, पावर का गोल होगा। ये सारे गोल जब एथलीट जो है वह धीरे धीरे करके, जब आप उसके लिए वीकली, मंथली, ऐसे ऐसे करके गोल सेट करेंगे, और मतलब और ज्यादा उसको पीछे ब्रेक डाउन करना है कि अगर हम कह रहे हैं कि एथलीट इतने लैप्स में राउंड लगाता है, एथलीट को पहले हमने ट्रेन किया कि वह 3 लैप्स लेगा, 3 लैप्स लेगा, तो अब हमारा जैसे ये हो सकता है कि अभी 3 लैप्स का राउंड ले रहा है, हमारा एम ये है कि 1 महीने बाद से अब 4 लैप्स का राउंड लेने लगे, 4 लैप्स लेने लगे, 2 महीने के बाद से 5 लैप्स लेने लगे, है ना। और फिर उसमें उसकी स्पीड कितनी मेंटेन करेगा, है ना, कितनी स्पीड आनी है उसके अंदर, लैप्स के अंदर कितनी स्पीड आनी है, कितना टाइम आना है। तो ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स में, अपने लॉन्ग टर्म गोल को, हम नेशनल के मेडल की बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल के मेडल को शॉर्ट टर्म गोल में ब्रेक करेंगे कि क्या क्या उसके जो इंपॉर्टेंट, हमको देखना होगा कि जब एक नेशनल लेवल का मेडलिस्ट हम सोचते हैं तो नेशनल लेवल के मेडलिस्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, और उन क्वालिटीज को अपने एथलीट के अंदर डालना है, तब जाकर के वो जो है एक नेशनल लेवल का मेडलिस्ट बनेगा। तो ये जो क्वालिटीज हैं वो सारी शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, गोल सेटिंग करने का जो तरीका है वो क्या है, गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट एक प्रिंसिपल है, गोल सेटिंग का एक प्रिंसिपल है, नियम है, जिसको स्मार्ट कहा जाता है। यह एक एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है उस प्रिंसिपल का, ठीक है। यहाँ पर SMART, स्मार्ट, आप स्पेलिंग सारे जानते हो, स्मार्ट की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। तो SMART, यहाँ हर वर्ड का एक अलग अलग मतलब है। S फॉर स्पेसिफिक, S फॉर स्पेसिफिक। अभी प्रत्यक्ष
हम लोग ये वाली क्लास जो है इसमें पूरा आप जो लेक्चर है उसको सुन लीजिए, और फिर हम जो डिस्कशन क्लास है शाम की जो 3 o'clock की क्लास है, 3 to 4 जो हमारी डिस्कशन क्लास होगी, आपकी जो क्वेरी होंगी क्वेरीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसमें हम इन सारी क्वेरीज को लेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे लेक्चर पूरा करने दीजिए, शाम की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या क्वेरी है इसके बारे में। ठीक है, तो एस फॉर स्पेसिफिक, कि हमारे गोल्स जो है वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरलाइज नहीं होने चाहिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि वेट जो है, वेट एथलीट का इतना होना चाहिए। ठीक है, वेट आइडियल वेट जो है, जैसे हम कहते हैं ना बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, और बॉडी मास इंडेक्स से ही हम बॉडी टाइप डिस्क्राइब करते हैं कि क्या बॉडी टाइप होगा। तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए क्या होगा कि वेट हाइट के हिसाब से वेट होगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा एथलीट, हम चाहते हैं कि एथलीट हमारा क्या हो जाए, एक्टोमार्फी में आ जाए। ठीक है, एक्टोमार्फी में आ जाए, मिजोमार्फी में आ जाए। ठीक है, मिजोमार्फी जो है वह एक जनरल वर्ड होगा कि आप कह रहे हैं कि मिजोमार्फी आ जाए इसकी, लेकिन मिजोमार्फी को स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा कि मिजोमार्फी लाने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका बॉडी वेट कितना होगा, उसकी हाइट इतनी है, उसका बॉडी वेट कितना होगा, ताकि उसका बीएमआई इस स्टैंडर्ड में फॉल करेगा। और उतना वेट करने के लिए उसको, मेरा जो, मान लो कि मैं 1 साल के बाद चाहता हूं कि ये इस फेज में आएगा, तो हर महीने का मेरा क्या गोल होगा कि इस महीने में ये एथलीट जो है वह 2 kg वेट लूज करेगा। ठीक है, 2 kg वेट लूज करेगा। तो आपका जो गोल है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि अल्टीमेटली इट ब्रेक्स डाउन टू 2 kg रिडक्शन इन द वेट इन 1 month। तो गोल शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है, मिजरेबल, यही बात सेम यहाँ पे हो जाती है कि हम जो गोल्स बनाएंगे वो मिजरेबल होना चाहिए, है ना। कि मैंने कहा कि 2 kg वेट लूज करना है, तो आपके गोल्स जो है वो मिजरेबल होने चाहिए कि आप मेजर कर पाओ कि उसमें कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, एथलीट जो है देखने में पहले से मतलब थोड़ा सा फिट लग रहा है, चेंज आ रहा है भाई, चेंज नहीं लाना है, हमको मेजर करना है कि कितना चेंज, कितना हमने जो हमारा जो गोल था उसके हिसाब से कितना हुआ, 2 kg वेट कम हुआ या 2 kg से कम वेट कम हुआ है। ठीक है, तो गोल शुड बी मेजरेबल। हम किसी भी स्किल की बात करते हैं, हम चाहे आप एजिलिटी की बात कर लो, स्ट्रेंथ की बात कर लो, पावर की बात कर लो, हर जगह जो है नंबर्स में कन्वर्ट करना है अपने गोल्स को, है ना। कि आप जो वेट लिफ्ट कर रहे हो, आप जो लैप्स लगा रहे हो, आप जो आपकी टाइमिंग है, आपकी लैब की जो टाइमिंग है, आपकी जो स्पीड है, वो सारी चीजें जो है वह मेजरेबल होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए। ये पहले से तेज दौड़ रहा है, पहले से तेज दौड़ना इज नॉट एनफ, हमको ये पता होना चाहिए पहले से कितना तेज दौड़ रहा है और हम इसको और कहां तक ले जाना चाहते हैं। तो मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, गोल अटेनेबल होना चाहिए। हमारा गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एथलीट जो है उस गोल को पा ही ना पाए, है ना। गोल, वो एथलीट जो है वो गोल पा ही ना पाए, मतलब कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि एथलीट जो है वह 1 महीने में 10 किलो वेट लूज कर देगा। ठीक है, 1 महीने में 10 किलो वेट लूज कर देगा। अब 10 किलो वेट लूज कर देगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, जब बाकी सारी चीजें अगर आप वो उस मतलब फेज में नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि एथलीट जब पूरी तरह से ट्यून हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि 10 किलो वेट नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से ट्यून होना चाहिए, है ना। और फिर भी अगर हम 10 किलो वेट लूज करने की बात करते हैं तो क्या होगा कि उसके साथ में उसकी जो बॉडी टाइप है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मसल मेकअप है, वो सारी चीजें बिगड़ जाने वाली। तो गोल्स जो है वो अटेनेबल होने चाहिए, एथलीट उसको हासिल कर पाए। ठीक है, उसके बाद गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। हमारा गोल ऐसा इमेजिनरी गोल नहीं होना चाहिए कि हमने इमेजिन कर लिया कि हम ये एथलीट हम यहां से पकड़ा है हमने और ये ओलंपिक में जाएगा। ठीक है, तो ओलंपिक में वही जाएगा जो पहले पहले स्टेप में उसका नेशनल में मेडल होगा, उसके बाद से उसका कॉमनवेल्थ में मेडल होगा, उसके बाद उसका एशियन में मेडल होगा, उसके बाद हम उसको ओलंपिक में मेडल की बात कर सकते हैं, है ना। तो गोल्स रियलिस्टिक होना चाहिए कि हम किस एथलीट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एज कोचेज आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वह एथलीट के ऊपर बहुत मतलब ज्यादा मायने रखती हैं। उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा और एथलीट के ऊपर भी पड़ेगा कि आप किस एथलीट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो चीज का असर जो है वो कोच के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। तो फ्रस्ट्रेशन से एज कोच आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। एथलीट को भी लगेगा कोच साहब पता नहीं क्या चाहते हैं, हो नहीं रहा है, तो मेरा मतलब काम ठीक नहीं है। तो दोनों तरफ फ्रस्ट्रेशन होगी।
तो आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। एंड देन गोल्स शुड बी टाइम बाउंड, है ना, टाइम बाउंड की टाइमिंग होनी चाहिए कि कितने टाइम में कौन सी चीज एथलीट करेगा। एक महीने में हम बात कर रहे हैं 2 किलो वेट लूज करने की, तो 1 महीने का टाइम दिया है 2 किलो वेट लूज करना, उसके दौरान जो है, उस टाइम के दौरान एथलीट को जो है वह वेट लूज करना। तो हमारे सारे गोल्स जो हैं, जो भी हम गोल्स बनाते हैं, अभी भी आप अगर एथलीट्स का ट्रेनिंग कर रहे हो और आपके जो गोल्स हैं, उन गोल्स को स्मार्ट प्रिंसिपल पर रख के देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से गोल्स जो हैं वह सही हैं और कौन से गोल्स जो हैं वह सही नहीं हैं, और उसमें आपको क्या चेंज करने की जरूरत है। तो आप सब आपके जो गोल्स हैं, उन गोल्स को इस स्मार्ट प्रिंसिपल पर रख के देखो कि क्या ये सभी क्राइटेरिया को आपके गोल्स फुलफिल कर रहे हैं या आपको उनके अंदर चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, एंड दे शुड बी फॉलोड बाय पीरियडिक इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। तो ये सारे जो गोल सेटिंग है, उसका आपको क्या है कि पीरियडिक इवैल्यूएशन आपको करते रहना, लगातार इवैल्यूएशन करते रहना कि कितना सही चल रहा है, कितना गलत चल रहा है, कहाँ चेंज करने की जरूरत है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फीडबैक भी देना है। ठीक है, तो गोल सेटिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट इसका पैरामीटर बन जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म इसमें लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के अंदर हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अक्सर कोचेज जो हैं वह एक बात सबसे साइकोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक है, कुछ ऐसा बता दीजिए जिसको कि एथलीट कंपटीशन के अंदर करे और वह जो है पूरी तरह से मेंटली जो है वह तैयार हो जाए, पूरी तरह से मेंटली तैयार हो जाए। कौन सी ऐसी चीज है जो मेंटली तैयार करने के लिए हम कर सकते हैं कंपटीशन के अंदर, जो 2 मिनट के अंदर हो जाए, है ना। तो मैं ये बात कहूंगा कि ऐसी एक्चुअली कोई चीज नहीं होती है जो कि कंपटीशन के दिन अगर आप करेंगे और आपका काम कर देगा, है ना। ये जो तैयारी है, ये तैयारी ट्रेनिंग से ही की जाती है, तब जाकर के। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आप टेक्निक्स का नाम देख रहे हैं, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग, इमेजरी, ये सारे जो आप टेक्निक्स का नाम देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग में आपको ये सारी टेक्निक्स एथलीट को सिखानी है। होता क्या है कि जब पहली बार सिखाया जाता है तो आधे घंटे का समय लगता है एक एक टेक्निक को सिखाने में, हर एक टेक्निक आधे घंटे का समय लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे यह टेक्निक्स जो है वह रेगुलर प्रैक्टिस करने की चीज है। तो एथलीट जब उनको रेगुलर प्रैक्टिस करता है, जब खुद से प्रैक्टिस करने लगता है, तो क्या होता है कि वह उसका जो ये टेक्निक को करने का टाइम है वो घटते 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 15 मिनट पर आ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे 15 मिनट पर आ जाएगा जब उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद क्या होगा कि एथलीट को यह पता चलेगा कि इसमें से भी ये जो पूरी टेक्निक है, इसमें से कौन सा पार्ट जो है वह मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर गेम के लिए जो मसल ग्रुप है, हर गेम के लिए जो बॉडी पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो अपने गेम के लिए जो इंडिविजुअलाइज करने वाला काम है, तब एथलीट उसको कर पाएगा, और तब जाके वह टाइमिंग जो है वह घट करके ऐसा हो सकता है कि 4-5 मिनट पे आ जाए या उससे भी कम हो जाए, और तब जाके वह एक हैंडी टेक्निक बनती है जो कि एथलीट कंपटीशन के टाइम पे कर सकता है, और जिससे कि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाएगा परफॉर्मेंस के लिए, चाहे कंपटीशन के दौरान कुछ भी हो रहा है, चाहे वह हार रहा है, जीत रहा है, जिस भी स्टेज में। तो यह एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की बात है, ये चीज ट्रेनिंग से शुरू होनी चाहिए, और ट्रेनिंग में जब वो इस चीज को प्रैक्टिस करता है, तभी जाके कंपटीशन में वो इस चीज को इस्तेमाल कर पाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, है ना। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या कह रहा है, प्लेयर्स गेन कॉन्फिडेंस थ्रू सक्सेसेस इनकाउंटर्ड बाय देम इन द कोर्स ऑफ देयर स्पेस ट्रेनिंग। हम बात करते हैं, अक्सर हम ये बात करते हैं कि यार एथलीट के अंदर कॉन्फिडेंस कम है, कैसे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। तो बेसिकली यहाँ कहा क्या जा रहा है कि एथलीट जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करता है ट्रेनिंग के दौरान, जो वो अच्छे काम करता है उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ट्रेनिंग के दौरान उसको जिन चीजों में जब सक्सेस मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान जब उसको सक्सेस मिलती है, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। Hence, coaches should plan the training in a manner such that it gives athletes chances to learn, है ना, improve, achieve and succeed। इसलिए कोचेज को ट्रेनिंग इस तरीके से प्लान करनी है कि एथलीट को सीखने का, सुधारने का, हासिल करने का और सफल होने का मौका मिले। ठीक है, कोचेज को ट्रेनिंग ऐसे प्लान करनी चाहिए कि एथलीट को सीखने का, सुधरने का, हासिल करने का और सफल होने का मौका मिले। तो
इसका क्या मतलब हुआ कि एथलीट का कॉन्फिडेंस जो है वह ट्रेनिंग में उसको जो सक्सेस मिलती है उससे बढ़ता है। उसका जो बेसिक कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं वो कॉन्फिडेंस उसके ट्रेनिंग में जनरेट होता है। और दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ कोच टू प्लान द ट्रेनिंग इन सच अ वे दैट द एथलीट हैज अ चांस टू लर्न, इंप्रूव, अचीव एंड सक्सीड। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, गोल सेटिंग फॉलोड बाय इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि एक एग्जांपल की एथलीट, आपने एथलीट को टारगेट दिया, एक शॉर्ट टर्म गोल दिया कि 1 महीने के अंदर तुमको 3 किलो वेट लूज करना है। ठीक है, हमारे पास हमेशा 2 टाइप के एथलीट होते हैं। एक एथलीट होगा जो कि जिस तरीके से सिस्टमेटिकली यह चीज होनी चाहिए वह चीज करेगा, और दूसरा एथलीट होगा जो कि जब महीने का लास्ट आ जाएगा तो उसको याद आएगा, अरे कोच साहब ने एक और टारगेट दिया था कि 3 किलो वेट लूज करना है, तो जल्दी जल्दी लूज करते हैं। ठीक है, वेट लूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, वेट लूज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोच जो है वो उसको मॉनिटर करता रहा है अपने एथलीट को पूरे महीने, तो मंथ के एंड में जब वो वेट लेगा और दोनों का वेट 3 किलो कम हो जाएगा, तभी भी जिसने सिस्टमेटिक किया है उसको वह कोच बोलेगा कि यू हैव डन इट वेल एंड कैरी ऑन। ठीक है, तो यहां पर एथलीट को सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा और सेंस ऑफ सक्सेस आएगी, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ उसने कुछ हासिल किया और वह सफल हो गया। ठीक है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा एथलीट जिसने लास्ट में 5 किलो कम कर दिया, उसको आप बताओगे कि भाई तुमने वेट तो कम कर दिया है, लेकिन ये तरीका पूरी तरह से गलत है। इसका जो है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ने वाला है अगर आप इसी तरीके से करोगे तो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है। तो यहां पर ये जो दूसरा एथलीट है, ही हैड अ चांस टू लर्न एंड इंप्रूव, उसको सीखने और सुधरने का मौका मिला, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आप अपने एथलीट को कितनी बारीकी से देख रहे हो, कितनी बारीक नजर रख रहे हो, वह डिसाइड करेगा कि एथलीट का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। ठीक है, यूज ऑफ फ्रीक्वेंट पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट रादर देन पनिशमेंट, कि आप जो है पनिशमेंट जो है वो कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है स्पोर्ट्स सिचुएशन में। हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का यूज करना है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, शाबाशी देना है एथलीट को शाबाशी देना है, एथलीट को कुछ अच्छी बात कहना है, ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का तरीका क्या होता है, लर्निंग जब हम बात करते हैं ना कि लर्निंग प्रिंसिपल की, सीखने का क्या तरीका है, अगर आप में से कुछ लोगों ने कुछ बीपीएड एमपीएड किया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि लर्निंग प्रिंसिपल्स होते हैं, सीखने के नियम होते हैं। तो सीखने का नियम ये कहता है कि अगर किसी को आप हमेशा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं, अगर किसी को आप हमेशा शाबाशी देते हैं, हमेशा उसकी बड़ाई करते हैं, तो क्या होता है कि एथलीट को इस चीज की आदत पड़ जाती है। अगर किसी दिन आपने गलती से उसको शाबाशी नहीं दी, आप शाबाशी देना भूल गए, तो होगा क्या कि एथलीट को ये लगेगा कि जरूर मेरी जो स्किल परफॉर्म कर रहा हूं इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से कोच साहब ने मुझे शाबाशी नहीं दी, और वो एक अच्छी खासी सीखी हुई स्किल को क्या करेगा, चेंज करने के चक्कर में पड़ जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कैसे करना है, तरीका क्या होता है कि हमको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का शेड्यूल बनाना होगा। शेड्यूल क्या होता है कि अल्टरनेट टाइम पे दे, जैसे कि हमने मान लो 1 वीक का टाइम ले लिया, तो 1 वीक में कभी दूसरे दिन, कभी चौथे दिन, कभी तीसरे दिन, कभी 1 दिन के अंदर, कभी 7 दिन के बाद, तो ऐसे करके आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना है, ऐसे करके आपको शाबाशी देनी है, ऐसे करके आप जो भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट अपने गेम में करते हो वो करोगे। इससे क्या होगा कि एथलीट को कभी भी ये पता नहीं होता है कि कोच साहब मुझे कब शाबाशी देंगे, और वह इस उम्मीद में कि आज कोच साहब की शाबाशी मिलेगी, उस स्किल को बेहतर से बेहतर तरीके से परफॉर्म करता रहता है। ये नियम में कहा गया है कि फॉरगेटिंग जो है भूलना, वह जब हम वेरिएबल शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं तो वहां फॉरगेटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जब हम कंटिन्यूअस शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं तो वहां फॉरगेटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद और आगे क्या करना है, आपने 1 हफ्ते का प्लान कर लिया, जब 1 हफ्ते में काम ठीक चल रहा है तो आपको अपना और बढ़ा देना है कि आपने 15 दिन कर देना है। ठीक है, अब 15 दिन में आप तीसरे दिन रिइंफोर्समेंट दोगे, 7वें दिन रिइंफोर्समेंट दोगे, 11वें दिन रिइंफोर्समेंट दोगे, फिर लौट के 6वें दिन रिइंफोर्समेंट दोगे, फिर 13वें दिन रिइंफोर्समेंट दोगे। तो एथलीट का जो स्किल है वो कंटिन्यूअसली वो उसको परफॉर्म करता रहेगा, और उसका जो डिपेंडेबिलिटी है वह डिपेंडेबिलिटी आपकी कम होती जाएगी, कोच के ऊपर डिपेंडेबिलिटी कम होती जाएगी, और स्किल जो है वो उसकी ऑटोमेटिक होती जाएगी।
और धीरे धीरे हमको यह करके टाइम और ज्यादा बढ़ाते जाना है, ठीक है, टाइम और ज्यादा बढ़ाते जाना है। क्योंकि अक्सर एक प्रॉब्लम और भी होती है ना कि हम देखते हैं कि हमारा एथलीट जो है, एक एथलीट को आपने ग्रास रूट लेवल पर ट्रेन किया, ग्रास रूट लेवल पर ट्रेन करने के बाद से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आने लगी, वह दूसरी स्कीम में चला गया, एनसीओई स्कीम चल रही है, एनसीओई के अंदर चला गया, कोच बदल गया, कोच बदल गया। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने इस एथलीट को वेरिएबल शेड्यूल ऑफ एनफोर्समेंट पर ट्रेन किया है तो उसको अगले कोच से भी कोई परेशानी नहीं होगी ट्रेनिंग करने में, क्योंकि उसको वो आपके ऊपर डिपेंडेंट पूरी तरह से नहीं है, उसकी स्किल ऑटोमेटिक हो चुकी है। और वो एनसीओई से जब नेशनल कैंप में जाएगा तो वहां भी उसको कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो हम एथलीट की डिपेंडेबिलिटी को कितना कम कर रहे हैं वह इस पर डिपेंड करता है कि हम कितना जो शेड्यूल ऑफ एनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग की, धीरे धीरे जो है मतलब डिपेंडेबिलिटी जो है, फिजिकल डिपेंडेबिलिटी को धीरे धीरे कम करना, है ना, कोच के ऊपर या बाकी स्टाफ के ऊपर जो फिजिकल डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे कम करना और एथलीट को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनाना, जिससे कि वो जिस लेवल पर भी जाए, जहां भी जाए, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े और वो अपनी स्किल को जो है उसी इंटेंसिटी से परफॉर्म करता है, ठीक है। Creating a motivational climate which emphasizes learning and improvement rather than winning, ठीक है। तो आपका जो टीम एरेना है वहां पर एक मोटिवेशनल क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए जो कि सीखने और इंप्रूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देता है, विनिंग पर नहीं। ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली कि हम जब देखते हैं ना कि कई बार मतलब हम मतलब ये दिखाई देता है कि हमारे पास एक टीम है, टीम में कुछ प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ प्लेयर्स जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं क्या होता है कि वो जो है फिर मतलब कोच की बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते, कोच की बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते। तो क्या प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली कोच हैज फोकस्ड ऑन विनिंग नॉट लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। आपको अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना पड़ेगा विनिंग से लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट पर, ताकि जो अब क्या है कि जो एथलीट प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है मींस ही इज नॉट लर्निंग एंड इंप्रूविंग, तो आपको उसको रिइंफोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो एथलीट लर्न कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, जब आप उसको रिइंफोर्स करेंगे तो जो एथलीट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है लेकिन वो इंप्रूव नहीं कर रहा है, उसको भी ये सीख मिलेगी कि कोच साहब का ध्यान लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट पर है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है टीम के अंदर वो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे इफ यू मेक अ मोटिवेशनल क्लाइमेट व्हिच एम्फसाइजेस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, ठीक है। रिवार्डिंग इंप्रूवमेंट्स इन परफॉर्मेंस नॉट ओनली द आउटकम, ठीक है। तो अब जब हम आउटकम की बात करें, जब हम कह रहे हैं मान लो कि एथलीट का थ्रो इतना होना चाहिए, तो ये तो आउटकम है कि थ्रो कितना मार रहे हो आप, ठीक है। लेकिन थ्रो मारने के लिए और क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है कि हमारे एथलीट की स्ट्रेंथ कितनी है, हमारे एथलीट की स्टैंस कैसा है, हमारे एथलीट का बाकी ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा है, उसकी डिसिप्लिन कैसी है, ये सारी चीजें उसको मैनर करती है, ठीक है। तो हम आउटकम्स को रिवार्ड करने के बजाय ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अगर रिवार्ड करेंगे तो क्या होगा कि ये सारी जो रिवार्ड्स है वो मिल करके ऑब्वियसली इनका इफेक्ट जो है परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ेगा और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो रिवार्डिंग, वी शुड ट्राई टू रिवार्ड द इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस नॉट द आउटकम्स। अरेंजिंग अ स्मॉल कंपटीशन और फ्रेंडली मैचेस, ठीक है, ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता ही है। आस्किंग एथलीट्स टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, एथलीट को जो है टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फील्ड ऑफ प्ले का मैनेजमेंट करना है, अपने से जूनियर एथलीट की ट्रेनिंग करनी है, डिसिप्लिन मैनेज करना है, ये सारी चीजें जब टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो एथलीट को यह पता चलता है कि इवन आई कैन डू इट, है ना। मतलब कोच साहब जो काम करते हैं वो काम मैं भी कर सकता हूं, अगर मैं भी अगर इस पर ध्यान दूंगा तो मैं भी ये काम कर सकता हूं, मैं फील्ड ऑफ प्ले मैनेज कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन मैनेज कर सकता हूं, मैं जूनियर्स की ट्रेनिंग कर सकता हूं। तो क्या होगा, ये जो कॉन्फिडेंस है वह कॉन्फिडेंस उसकी खुद की परफॉर्मेंस में भी दिखाई देता है ना, कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसकी पूरी तरह से कम हो जाती है। वो जानता है कि क्या कहाँ होना है, कैसे होना है, ये सारी चीजें उसको पता चलती है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका असर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, यहाँ पर ये जो बात है, ये बात हम कहते हैं कि कंपटीशन के अंदर ही पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव अफर्मेशन होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अफर्मेशन जो है वह ट्रेनिंग के टाइम से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एथलीट्स जो निगेटिव थिंकिंग की हम बात करते हैं, वो निगेटिव थिंकिंग ऐसा नहीं कि केवल कंपटीशन में आती है, वो कंपटीशन में तो आती ही आती है, लेकिन कंपटीशन के पहले भी ट्रेनिंग में आती है, ठीक है। ट्रेनिंग में कोच ने उसको कैसे हैंडल करा,
उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एथलीट जो है वो कंपटीशन के अंदर किस तरह के नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है। और दूसरा, कोच को भी पता चलेगा कि ये जो एथलीट है इसके अंदर किस टाइप के नेगेटिव थॉट्स आते हैं और नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करने का क्या तरीका है। तो कोच की ट्रेनिंग हो जाएगी और कोच कंपटीशन में फिर जो सीखा है उसने 1 साल में उस एथलीट को हैंडल करते करते जो चीज सीखा है उस चीज को वहां अप्लाई करेगा और वो चीज जो है काम करेगी और कंपटीशन के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आएगी, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है कि कंसंट्रेशन के ऊपर हमको काम करना है। अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो आप सारी टेक्निक्स की बात की जा रही थी कि ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, इमेजरी, ये सारी चीजें जो है, तो ये सारी चीजें जब हम कहते हैं ना कि रिलैक्सेशन जो है वो इन टेक्निक्स का शॉर्ट टर्म गोल है। रिलैक्सेशन इन टेक्निक्स का शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है इन टेक्निक्स का? इन टेक्निक्स का लॉन्ग टर्म गोल होता है कंसंट्रेशन इंप्रूव करना। हम ये चाहते हैं कि एथलीट जो है ये टेक्निक करे। भाई मैंने क्या कहा आपको जब स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया, मैंने ये कहा कि ऐसा समय आएगा जब एथलीट कंपटीशन के अंदर 2-3 मिनट में ये चीज करेगा और वो पूरी तरह से जो है तैयार हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2-3 मिनट करके वो नींद में आ जाएगा, वो तैयार हो जाएगा कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये टेक्निक्स जो है वह रिलैक्सेशन उसका एक शॉर्ट टर्म गोल है और अगर आप उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो तो वो कंसंट्रेशन बिल्डअप होने के ऊपर काम करेगा। तो वो जो टेक्निक्स हैं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं, वो सारी टेक्निक्स मल्टी फेसेट तरीके से काम करते हैं और हमको उसको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है? ट्रेनिंग फॉर डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, मेंटल टफनेस ट्रेनिंग, है ना। तो मेंटल टफनेस, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग फॉर डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। मेंटल टफनेस का यही मतलब होता है कि एथलीट जो है वह अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस से डील करने के लिए ट्रेंड है। मतलब कि सिचुएशन चाहे जो कोई भी होगी, सिचुएशन चाहे जैसी भी होगी, एथलीट के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा और वह अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वह देता रहेगा। तो ये चीज हमें ट्रेनिंग के अंदर शुरू करनी। क्या कहा जा रहा है, कैसे होगा? दिस इंक्लूड्स क्या? प्लेइंग अगेंस्ट सीनियर और टफ टीम अपोनेंट्स, कि जब हम सीनियर से खेलते हैं, जब एथलीट अपने सीनियर से या टफ टीम अपोनेंट से खेलता है तो वहां पर क्या होता है कि एथलीट को यह पता होता है, सीनियर से खेल रहा है, काफी एक्सपीरियंस लोगों के साथ खेल रहा है, तो एथलीट को यह पता है कि वह इस मैच को हारेगा, है ना। एथलीट को पता है कि वह इस मैच को हारेगा, लेकिन हारने का भी क्या तरीका होगा, क्योंकि यही वह माइंडसेट है जो कि कंपटीशन के टाइम पे सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आप कंपटीशन के अंदर, चलो ठीक है, आप अगर वो उसको पता है कि सीनियर से हारना है, लेकिन हारना है तो कैसे हारना है? एक हारना होता है कि ठीक है मैंने मान लिया कि मुझे हारना है और मैं हार ही जाऊंगा, और एक होता है कि मैं लड़ूंगा और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके, हारना तो है लेकिन लड़ूंगा और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के जाऊंगा, ठीक है। तो कंपटीशन के अंदर जब आप इस माइंडसेट से अगर जाएंगे कि मैं पता नहीं कुछ होने वाला है नहीं, देखा जाएगा, तो क्या होगा कि आपकी पर्सनल बेस्ट जो होती है ना, आप उस पर्सनल बेस्ट से भी नीचे आ जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप इस माइंडसेट से जाते हो कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, ठीक है, वहां पर क्या है कि बेसिकली कंपटीशन का एनवायरमेंट ऐसा होता है कि हम
यह उम्मीद करते हैं कि एथलीट की जो मतलब कंपटीशन का एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा होता है कि अगर हम यह उम्मीद करते हैं कि उसकी थ्रो जो है वह 2 मीटर ज्यादा जाएगी, उसकी लिफ्ट जो है वह 4 केजी ज्यादा होने वाली है, उसकी टाइमिंग जो है वह कुछ सेकेंड बेटर होने वाली है, क्योंकि कंपटीशन का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। अब एथलीट का जो माइंडसेट है वो डिसाइड करता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर वह निगेटिव माइंडसेट से परफॉर्म करेगा तो वो अपने पर्सनल बेस्ट के नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट से परफॉर्म करेगा तो हो सकता है कि वो अपने पर्सनल बेस्ट से ऊपर चला जाएगा, और हो सकता है कि वो मेडल टैली में भी आ जाए। ठीक है, तो यह ट्रेनिंग जो है, जब सीनियर अपोनेंट से सीनियर या टॉप अपोनेंट के साथ एथलीट खेलता है तो वहां पर उसके अंदर यह माइंडसेट डेवलप होता है कि मैं हारूंगा, लेकिन ठीक है, मैच बहुत ज्यादा टफ है, बहुत मुश्किल मैच है, लेकिन इस मुश्किल मैच में भी मुझे अपना बेस्ट दे करके जाना है, देखना है कि क्या होता है, कितना अच्छा हो सकता है। तो ये पॉजिटिविटी एथलीट के अंदर डेवलप होती है, मेंटल टफनेस ट्रेनिंग के अंदर ये पॉजिटिविटी डेवलप होती है। तो हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। प्रैक्टिसिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेस इन ग्राउंड कंडीशंस, भाई दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की सर्फेसेस, अलग अलग तरह की ग्राउंड कंडीशंस हैं। एथलीट जितना ज्यादा ट्रेंड रहेगा अलग अलग जगह पे खेलने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस अलग अलग तरह की सर्फेसेस पर उतनी ज्यादा नेचुरल होगी। डिफरेंट एल्टीट्यूड एंड वेदर कंडीशंस, सेम थिंग है। प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्गर आवर्स, प्लेइंग लॉन्गर मैचेस देन यूजुअल, कि भाई हम ये कह रहे हैं कि हमारा एथलीट जो है बहुत अच्छा एथलीट है हमारे पास, है ना, हमारा एथलीट जो है वो बेस्ट एथलीट है अपने कैटेगरी में, मतलब बेस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो 45 मिनट तक ही गेम खेलेगा, है ना, 45 मिनट के गेम के लिए वो बेस्ट एथलीट है, उससे बढ़िया कोई नहीं 45 मिनट के गेम के लिए। लेकिन क्या होगा कि जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे तो वहां क्या होगा कि पता चला मैच 45 मिनट, मैच 2 घंटे खींचा, मैच 2 घंटे, टेबल टेनिस और दूसरे जो हायर एजिलिटी वाले गेम बैडमिंटन, सबके अंदर ये होता है कि मैच लंबा खींचता है। तो 45 मिनट का हमारा जो एथलीट है वो 45 मिनट के लिए बहुत अच्छा है। अब क्या है कि हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ह्यूमन बॉडी एक ऐसी मशीन है, ह्यूमन बॉडी एक ऐसी मशीन है, इसको आप जितना पुश करेंगे वो उतना ज्यादा आपके स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरती है। तो आपको एथलीट को लॉन्गर आवर 2 आवर्स की ट्रेनिंग देनी होगी, 3 आवर्स आप जितना वाइडली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने देर तक मैच चलेगा, उतने देर तक ट्रेनिंग देनी होगी, उतने देर तक खेलने की ट्रेनिंग देनी होगा। क्या कि उसका जो 45 मिनट का स्टेमिना है, वो स्टेमिना ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर के अगर नहीं भी 2 घंटे हुआ तो 1 सवा घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, और 1 सवा घंटा 1.5 घंटा तक अगर उसी इंटेंसिटी पर, जिस इंटेंसिटी पर वो पहले 45 मिनट खेल पाता था, उसी इंटेंसिटी पर अगर वो सवा घंटा खेलेगा तो आप जानते हो मैच का रिजल्ट क्या होगा, है ना। तो ये चीजें जो है वह मेंटल टफनेस में काम करती है, और एथलीट को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम उसको और ज्यादा पुश करते हैं ना, जितना ज्यादा, मतलब क्या है ना कि हम ओलंपिक गोल्ड मिल गया, ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मिल गया, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बना। तो ये थिंकिंग हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि ओलंपिक गोल्ड हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए था, उसके आगे जाना चाहिए था, ऑल टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, डिपेंड इस चीज पर करता है कि हम कैसे उस एनवायरनमेंट के लिए अपने एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा एथलीट जो है वह कहां तक परफॉर्म कर रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, प्लेइंग अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, प्लेइंग आउटसाइड वंस कंफर्ट जोन्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वह मेंटल टफनेस के ऊपर काम करती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन, शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन 1 मंथ बिफोर कंपटीशन, की कंपटीशन के 1 महीने पहले क्या करना। ठीक है, दिस स्टेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग: स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में अब मैंने कहा था कि ट्रेनिंग में आपने जो टेक्निक सिखाई है उसको, रिलैक्सेशन, ऑटोजेनिक, इमेजरी, ब्रीदिंग, जो सारी टेक्निक सिखाई हैं, उन टेक्निक्स को अब आपको प्रैक्टिस देखना है कि एथलीट उसको कितना ज्यादा कम कर पाया है टाइमिंग को। आपको टाइमिंग कम करने की प्रैक्टिस करनी है, आपको टाइमिंग कम करने की प्रैक्टिस करनी है, आपको जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स और मसल ग्रुप्स हैं उन पर फोकस करने की ट्रेनिंग करनी है, ताकि एथलीट जो है उन टेक्निक्स को कंपटीशन में हैंडली इस्तेमाल कर पाए, 2-3 मिनट के अंदर उन टेक्निक्स को कर पाए और उसका प्रॉपर फायदा उठा पाए। तो ये चीज हम 1 महीने पहले कंपटीशन के ऐसा शुरू कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात है ना कि इससे एथलीट को भी ये मैसेज जाता है कि कंपटीशन पास आ रहा है एंड वी आर वार्मिंग अप फॉर कंपटीशन, तो वो मेंटली वार्म अप हो जाएगा कंपटीशन के लिए, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव लेवल पे चली जाएगी। पेप टॉक बाय कोचेस, पेप टॉक जो है, पेप टॉक का मतलब मोटिवेशनल टॉक,
जो मोटिवेशनल टॉक जो आप जो एथलीट के साथ मोटिवेशनल टॉक की जाती है उसको हम पेप टॉक कहते हैं। तो आप अगर अपने एथलीट से बात करते रहे हैं, उसके जो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस हो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको हर एथलीट का पता है कि वह किस चीज से मोटिवेट होता है। तो वह पेप टॉक्स जो है, पेप टॉक सेशंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हो सकता है कि मतलब अपनी जो पेप टॉक की इंटेंसिटी है वह बढ़ा दे। पहले आप ट्रेनिंग में जो है हो सकता है वीकली वंस करते हो सिस्टमेटिक तरीके से। अब जो है कंपटीशन पास आ रहा है तो आप वीकली ट्वाइस, वीकली थ्राइस, नीड बेस्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, इंडिविजुअल से ग्रुप में, ये सारी चीजें जो है वह हम प्लान करेंगे। इमेजरी ट्रेनिंग, इमेजरी ट्रेनिंग हम कह रहे थे कि मतलब अब यहाँ पे क्या है कि इमेजरी ट्रेनिंग एथलीट का क्या है कि एज कोचेज हम लोग सारे जो हैं वह उस गेम के अंदर जो नेशनल्स होते हैं, उस गेम्स के अंदर जो इंटरनेशनल होते हैं, कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक्स, वो सारे जो वो सारे जो एनवायरनमेंट है वो सारे हमने देखे हुए हैं, हमें एक्सपीरियंस है कि वहां क्या होता है, कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, इमेजरी के अंदर एथलीट को जो है इमेजिन करा करा के और इमेजरी के अंदर उसको वो सारे एनवायरनमेंट से एक्सपोज करेंगे, उसको उस सारे एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे कि इस समय ये चीज होगी, उस समय वो चीज होगी, वहां जाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो क्या होगा कि एथलीट जब किसी एनवायरनमेंट से बिना गए, वो गया नहीं वहां पे, लेकिन आपने उसको सारी बातें जो समझा करके एक्सपोज कर दिया है, तो उससे क्या होता है कि एथलीट जो है वो बिना गए हुए उसको लगता है कि वह नेचुरली वहां पर है, वो उन चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। तो इमेजरी ट्रेनिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट बन जाता है। उसके अलावा इमेजरी ट्रेनिंग अगर एथलीट का किसी स्पेसिफिक स्टेज में ऐसा है कि नर्वसनेस, एंजाइटी, इस टाइप की इश्यूज हैं, तो उसको भी हम इमेजरी ट्रेनिंग के अंदर डाल सकते हैं और इस एथलीट को मल्टीपल टाइम उसको इमेजिन करा करके उस सिचुएशन का जो फियर है उस फियर को हैंडल करना सिखा सकते हैं। अटेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग, ठीक है। तो अटेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग इमेजरी टेक्निक्स में अटेंशन कंट्रोल की हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एथलीट को बेसिकली, जैसे हम एक नॉर्मल अगर स्पोर्ट्स पॉपुलेशन की बात करें ना, तो स्पोर्ट्स पॉपुलेशन के अंदर अगर आपने मतलब कोचिंग में अभी तक आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, तो आप एक चीज देखेंगे कि एथलीट्स जो है वो थोड़ा हाइपर एक्टिव साइड में ज्यादा होते हैं, थोड़ा ज्यादा हाइपर एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होती है। अटेंशन का फोकस जो है वह, अटेंशन होता है, ऐसी बात नहीं, अटेंशन होता है, अटेंशन 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, 5 मिनट का है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे गेम का रिजल्ट इस चीज पर डिपेंड करता है कि एथलीट का अटेंशन कंट्रोल कितना ज्यादा है। क्योंकि क्या होगा कि एथलीट का अटेंशन जो है वो 5 मिनट का है, 5 मिनट के अंदर उसने जो किया अगर उसका रिजल्ट ठीक आया तो क्या होगा कि उसका गेम ठीक जाएगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर अगर वो चीज नहीं कर पाया तो 5 मिनट के बाद वो अपना अटेंशन खो देता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर एग्रेसिव हो जाता है। जो हम देखते हैं कि एथलीट 5 मिनट के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर एग्रेसिव हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो वो इसी का रिजल्ट होता है बेसिकली कि अटेंशन कंट्रोल जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो हम अटेंशन कंट्रोल के ऊपर, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो अटेंशन कंट्रोल के ऊपर भी काम करते हैं कि एथलीट का अटेंशन स्पैन कितना लंबा है ना। एथलीट को अच्छा नहीं लगता है फिर भी उसको कराइए, उसको कराइए, उसको कहिए कि नहीं तुमको ये काम करना है, उसको ऐसे टास्क दीजिए कि वह उस टास्क को उतनी देर तक करेगा। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है उसकी अटेंशन कैपेबिलिटी जो है बढ़ेगी और उस अटेंशन कैपेबिलिटी बढ़ाने का असर जो है वो सीधा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर दिखाई देगा आपको कंपटीशन के लिए, ठीक है। एराउजल रेगुलेशन, जब हम कह रहे हैं कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें जब होती हैं तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एराउजल रेगुलेशन ट्रेनिंग होती है। बायो फीडबैक से जो है हम लोग इस चीज की ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे अपने जो बॉडी पैरामीटर्स हैं, कैसे हमारे जो हार्ट रेट है, कैसे हमारा पसीना, मसल टेंशन, इवन ब्रेन वेव्स, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इनको रिदम मिलाया जाए, ठीक है। तो एथलीट को जब ये ट्रेनिंग करता है तो उसके दौरान ये पता चलता है कि क्या होता है जिससे कि वह रिदम में आता है और क्या होता है जिससे कि उसका रिदम छूट जाता है, ठीक है। तो अगर एथलीट को बिफोर हैंड ये बात पता चल जाए कि जब कंपटीशन में जाएगा तो भाई उसको पता होगा कि ये सिचुएशन टेंस होने वाली है और यहाँ रिदम छूटने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, ठीक है। और यह बात वह एंटिसिपेट करके और पहले से अपना वह काम शुरू कर दे जिससे कि वह रिदम में आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ये ट्रेनिंग जो है वह इसमें होनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग, ये जो हम बात कर रहे थे कि हम सबको एक्सपीरियंस है कि कैसे नेशनल्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होता है, क्या क्या होता है वहां पे, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि आप जहां नई जगह जाने वाले हैं
आपका एथलीट जहां नई जगह जाने वाला है उसके बारे में एथलीट को पहले से इंफॉर्मेशन देना कि वेदर कंडीशन एट द प्लेस ऑफ कंपटीशन, द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, द लोकल कल्चर ऑफ द पीपल, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड प्रोविजंस, एकोमोडेशन डिटेल, डिटेल्स ऑफ ट्रैवल, वीजा। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आप एथलीट को देते हो तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि एथलीट जो है वह पहले से एक्सपोज हो गया, उसको सारी चीजें बिफोर हैंड पता है कि वहां क्या क्या होने वाला है, और वहां पर उसके लिए कुछ भी जो है अनप्रेडिक्टेबल नहीं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होने से क्या होता है कि सब कुछ रूटीन में सेट चलता रहता है, और सेट में चलता रहने से एथलीट का फोकस जो है वो पूरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। तो यह मेंटल प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। ठीक है, अब आ जाती है हमारी फेज 2, प्री गेम प्रिपरेशन, 48 आवर बिफोर कंपटीशन, प्री गेम प्रिपरेशन। क्या कह रहा है, the athlete should be kept away from any kind of distraction, media, unwanted visitor, relatives, friends and well-wisher। एथलीट को डिस्ट्रैक्शन से अवे रखना है। इसका मतलब यह नहीं है कि एथलीट को किसी से बात नहीं करने देनी है या कुछ नहीं करने देना, ऐसा नहीं। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने टीममेट्स, अपने कोचेज, उनके साथ वह इंटरेक्ट करेगा, लेकिन अनवांटेड, हमको इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि मीडिया है ना, क्योंकि मीडिया जो है वह एथलीट से क्या क्वेश्चन पूछेगा इस चीज का कोई भरोसा नहीं है ना। हमारे पास एक बहुत अच्छा एथलीट है, वर्ल्ड क्लास एथलीट, हमको पता है कि ये मेडल जीतने वाला है, और यह बात हम ही को नहीं पता है, यह बात सारी दुनिया को पता है कि इनका यह एथलीट जो है गोल्ड मेडल जीतेगा, है ना। तो अब इसको डिस्टेबलाइज करना, वहां से कुछ ऐसा क्वेश्चन निकल के आ गया, बहुत क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। जैसे एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन का एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए किसी एथलीट से पूछा जाए कि आपके देश में कोविड की क्या सिचुएशन है, एथलीट ने कुछ जवाब दे दिया, भाई नहीं सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जर्नलिस्ट का वापस लौट के जवाब आया, लेकिन हमने तो गंगा के पास लाशें देखी थी, इसका क्या जवाब है। एथलीट मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि इस तरह का भी सवाल आने वाला है मेरे सामने, और एथलीट उस समय क्या जवाब देगा इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है ना। तो एथलीट के मुंह से कुछ गलत निकल गया, क्या होगा कि वह न्यूज़पेपर्स और मीडिया की हेडलाइन बन जाएगा। एथलीट के साथ क्या होगा कि एथलीट अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करने के बजाय उसका सारा फोकस इस चीज के ऊपर चला आएगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन पैदा हो गई, और ये बात जल्दी से जल्दी खत्म हो, उसका सारा फोकस उससे हट जाएगा। तो मीडिया को हम कैसे हैंडल करते हैं, मीडिया को हम कैसे, बेसिकली ये चीज पॉसिबल है, लेकिन हमको इसके लिए फिर एज कोचेज, एज साइकोलॉजिस्ट, इसके लिए ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वहां जो कुछ भी हो सकता है वो सारे क्वेश्चन एथलीट के सामने रखने हैं, उसके सारा का उनके सारे के जवाब की तैयारी करानी है कि कोई मिल गया तो उसको क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। तो ये सारा पार्ट जो है वो उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एथलीट जो है वहां पर रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग, इमेजरी, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि अब क्या है कि एथलीट की जो फिजिकल स्किल्स थी वो फिजिकल स्किल्स पूरी तरह से सेट हो गई, फिजिकल स्किल्स उसकी पूरी तरह से सेट है, फिजिकल स्किल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। मेंटली एथलीट वहां पे कैसा महसूस कर रहा है, हमको इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो मेंटल प्रिपरेशन का पार्ट है कि हम उसकी जो सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो हमारा कोच है, कोच को यह पता है, उसने ट्रेनिंग के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करी हुई है एथलीट के साथ, तो कोच को यह बात पता है कि एथलीट के ऊपर कौन सी जो पॉजिटिव अफर्मेशन से पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो इस एथलीट के लिए कौन सी चीज काम करती है, जिससे कि उसके सारी मतलब प्रॉब्लम्स हट जाती हैं और पूरी तरह से फोकस हो जाता है। तो अब पेप टॉक और पॉजिटिव अफर्मेशन जो है वह वहां पर कोच को एथलीट के साथ कंटिन्यूअसली करना है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि एथलीट कैसा महसूस कर रहा है, कि वही समय है जब कोच अगर लगातार चेक करता रहता है एथलीट के ऊपर, एथलीट को लगातार चेक करता रहता है कि एथलीट किस मूड में जा रहा है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एथलीट के मेंटल स्टेटस क्या चल रही है। और उस मेंटल स्टेटस को अगर उस समय आपने अगर छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, आराम से बैठा है, पता नहीं सोच रहा है, कुछ सोचने दो, लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि वो क्या सोच रहा है। अगर वह सही डायरेक्शन, अगर हो सकता है कि निगेटिव थॉट या इस तरह की कोई चीज चल रही है, तो वहां पर हमको जो है उसको इमीडिएटली इनकाउंटर करना होगा, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को जो है हम सही डायरेक्शन में ला पाए, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन, मैच के पहले द एथलीट शुड, अब ये जो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि एथलीट को पुरानी जो
पुरानी खराब परफॉर्मेंस, पुरानी निगेटिव बातें, वो सारी बातें कब याद आती हैं? कंपटीशन के दिन, है ना? कंपटीशन के दिन ही उसके दिमाग में सारी बातें चल रही होती हैं। ठीक है, तो हमको एथलीट को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने अगर प्रिसीजन गेम्स में, आप में से कुछ लोग अगर प्रिसीजन गेम्स में रहे हैं, अगर शूटिंग, आर्चरी या इस टाइप के गेम्स में आप रहे हैं, तो आपने कोचेस को कहते सुना होगा, फोकस ऑन द प्रोसेस, फोकस ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस वर्ड का क्या मतलब होता है? फोकस ऑन द प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस इज गेटिंग रेडी फॉर द परफॉर्मेंस, है ना? गेटिंग रेडी, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेडी फॉर द परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या क्या आता है कि हमारा एथलीट जो है वह वहां जाने से पहले जो है अपने स्टेज पर, परफॉर्मेंस स्टेज पर पहुंचने से पहले जो है उसका वो पहुंचा, उसका बॉडी स्टैंस कैसा है, उसके वेपन की पोजिशनिंग कैसी है, उसको जो हम कहते हैं कि केवल टारगेट दिख रहा है, टारगेट के अलावा बाकी एक टेक्निक होती है ना, क्वाइट आई, जिसमें कि टारगेट के अलावा बाकी सब ब्लर दिखता है, तो वह चीज अच्छे से हो रही है। ब्रीदिंग की बात करते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होनी चाहिए, तो ब्रीदिंग कितने अच्छे से हो रही है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम एथलीट को इस प्रोसेस में उलझा रहे हैं। एथलीट को कुछ जो हमने रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात करी कि 3-4 मिनट के अंदर आपको ये चीज कर आप वो हो जाएगी, तो वो चीज, तो हम एथलीट को इस प्रोसेस में उलझा रहे हैं। एथलीट के दिमाग को हम मौका नहीं दे रहे हैं कि वो पास्ट परफॉर्मेंस और पास्ट चीजों के बारे में सोचे, वो हम उसको ये टास्क दे रहे हैं कि आप ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में सोचते रहो कि प्रोसेस कितने अच्छे से हो रही है। तो अगर एथलीट को निगेटिविटी में जाने का मौका नहीं मिलेगा और वो प्रोसेस को परफेक्टली कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देगा, तो क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेटर आएगी। ठीक है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स एथलीट फेस करते हैं, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स एथलीट जो है वो कंपटीशन के पहले फेस करते हैं, और उनके लिए मैंने आपको जो कहा कि ये सारी टेक्निक्स जो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे कि फोकसिंग एंड रीफोकसिंग, ट्रिगर वर्ड्स, रिलैक्सिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, तो हमको इसका एक पूरा शेड्यूल बनाना होगा, एक प्रोसेस बनानी होगी कि एथलीट जो है वह अपनी जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है उसको प्रैक्टिस करेगा, अपनी स्टैंस को प्रैक्टिस करेगा, अपनी इमेजरी को प्रैक्टिस करेगा, ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करेगा। तो वो प्रोसेस को प्रैक्टिस करने में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाता है कि फिर उसके दिमाग में जो है निगेटिव इवेल्युएशन जो है वो नहीं होते हैं, परफॉर्मेंस पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? पोस्ट कंपटीशन, पोस्ट कंपटीशन फेज। पोस्ट कंपटीशन फेज मैच के तुरंत बाद। ठीक है, यहां पर हमारा जो गोल क्या है, यहां पर साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का गोल क्या है? साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के गोल को एक वर्ड में कहा जा सकता है, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का गोल है इमोशनल रिकंडीशनिंग। ठीक है, इमोशनल रिकंडीशनिंग। इसका क्या मतलब होता है कि मैंने अपने एथलीट को एक इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए भेजा, जब मैंने भेजा तो मेरा एथलीट जो है वो पूरी तरह से तैयार था। मैच अगर जीत गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जीत पाया कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मेरे सामने आगे भी बहुत सारे कंपटीशन पड़े हुए हैं। ओलंपिक होके गुजरा है, कॉमनवेल्थ खड़ा है, एशियन खड़ा है, उसके बाद फिर ओलंपिक खड़ा है। ठीक है, तो मेरा एथलीट, मैंने जिस तरीके से उसको ओलंपिक्स में भेजा था, जिस मेंटल स्टेटस में ओलंपिक में भेजा था, मैं चाहता हूं कि मेरा एथलीट वापस उसी मेंटल स्टेटस में आकर के कॉमनवेल्थ खेले, उसी मेंटल स्टेटस में आकर के एशियन खेले। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एथलीट जीता, अगर एथलीट जीत गया, तो मैं उसको 15 दिन का समय दूंगा, 1 महीने का समय दूंगा कि जितना मीडिया हाइप है, जितने सब कुछ है, वो सारी चीजों को आराम से कर ले, सब कुछ ठीक हो जाए। जब एथलीट लौट के मेरे पास आएगा तो वहां पर मैं क्या ध्यान दूंगा कि उसने जो परफॉर्मेंस दी है, उस परफॉर्मेंस में क्या अच्छा रहा, उसके हिसाब से सब अच्छा रहा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या अच्छा रहा और क्या और होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं एथलीट से वो डिस्कस करूंगा कि जैसे मैंने कहा ना आपको कि ऐसा स्टेज है कि मतलब गोल्ड मेडल आ गया, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो, है ना? मैं चाहता हूं कि तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो, तो उसके लिए कहां कमी रह गई, उसको और ज्यादा इंप्रूव करना है मुझे, तो मैं जीते हुए एथलीट के साथ ये बात करूंगा। अच्छा, अगर मेरा एथलीट जो है वो कंपटीशन के अंदर हार गया, अगर वो कंपटीशन नहीं जीत पाया, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर यह होगा कि मैच के तुरंत बाद हम किसी चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि जब हम ऐसी मेंटल स्टेटस में, जब हम नेगेटिव मेंटल स्टेटस में होते हैं, तो उस समय जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि सामने वाले के अंदर भले ही 99 अच्छाइयां हो और एक बुराई हो, लेकिन जब हम नेगेटिव मेंटल स्टेटस में होते हैं तो हम केवल वही निगेटिविटी को ही पॉइंट आउट करते हैं,
है ना। तो उस दौरान बात करने का, उस समय बात करने का टीम के मोरल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमको क्या करना है कि थोड़ा टाइम रिलैक्स होने के लिए देना है, उसके बाद फिर पूरी टीम के साथ बैठना है और टीम के साथ बैठ करके मैच की एनालिसिस करनी है। मैच की एनालिसिस में क्या करना है, यहां भी ये नहीं होगा कि सब कुछ गलत हो गया। हर मैच में ये होता है कि एथलीट जो है वो एक पॉइंट तक अच्छा करता है और एक पॉइंट के बाद चीजें बिगड़ना शुरू होती है, ठीक है। तो एज कोच हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहां तक अच्छा था, कौन सा पॉइंट था जहां से गड़बड़ हुई थी, और एथलीट को फिर ये फीडबैक देंगे कि यहां इस पॉइंट से गड़बड़ हुई थी और इस पॉइंट को सुधारने के लिए फिर हमको क्या क्या करना है। क्या अपने गोल्स को हमको रीसेट करने की जरूरत है, हमने जो गोल्स बनाए थे उन गोल्स में कहीं प्रॉब्लम रह गई, कोई चीज हम इंक्लूड करना भूल गए जिसको इंक्लूड करना है, तो ये सारी चीजें जो है वह इसके साथ होंगी। और गोल सेटिंग फॉर द फ्यूचर, कि हम वही रीसेट न्यू गोल्स, तो हम अपने गोल्स को रीसेट करेंगे और एथलीट को उस हिसाब से फिर इमोशनली रिकंडीशन करके वापस अगले मैच के लिए तैयार करें, ठीक है। तो यह था हमारा साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन।